पहले तो आज हम लोगों को पढ़ना है कि हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है। वैसे फॉर्मूला सभी जानते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला आता है HCl और अंग्रेजी में भी इसे हाइड्रोजन क्लोराइड ही कहते हैं। अब अगर हमें हाइड्रोजन क्लोराइड को पढ़ना है तो शुरू कहाँ से करें कि सबसे पहले इस बात को देखें कि हाइड्रोजन क्लोराइड को बनाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। अगर मैं हाइड्रोजन क्लोराइड को बनाने की विधियों पर चलता हूँ तो देखो, सबसे पहली और सबसे प्रमुख विधि भी है। हम इस विधि को ऐसा मानते हैं, कहते हैं कि प्रयोगशाला विधि भी बोलते हैं। तो हम इस बात को लिखेंगे कि हाइड्रोजन क्लोराइड को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाए। तो मैंने हेडिंग डाल रखा है प्रयोगशाला में निर्माण। अगर हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण प्रयोगशाला में करना हो तो देखो अभिक्रियाओं को समझिए कैसे होती है अभिक्रिया। आप सबसे पहले ले आओगे NaCl और उस पर आप मिलाओगे H2SO4 को। तो मैंने NaCl लिख रखा है और उस पर लिख रखा है H2SO4। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर H2SO4 को कुछ ऐसा लिखोगे, देखो H2 है, अगर हम इसको ऐसे लिखें HHSO4 लिखा, अभी भी H2SO4 ही है, लेकिन अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो अभिक्रिया को समझ पाएंगे अच्छे ढंग से। तो सबसे पहले इस अभिक्रिया में से क्या कराएंगे, इसको आप लोगों वाले टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाएंगे। जानते हो आप लोग टेम्परेचर, अभिक्रिया करवाओगे तो बेटा H अभिक्रिया कर लेगा Cl से। अगर HCl से अभिक्रिया कर लेता है, पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा HCl, जिसको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कहते हैं। अच्छा, क्योंकि ये गैस है इसलिए चाहे तो तीर का निशान कहाँ की ओर बना सकते हैं, ऊपर की ओर। अच्छा, बचने वाला पदार्थ क्या है, तो बचेगा NaHSO4। अच्छा, NaHSO4 को कहते हैं सोडियम बाईसल्फेट, या इसका एक और नाम भी पढ़ा जा सकता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इस बीच में लगे हुए H को दो नामों से जानते हैं, या तो इसको बाई पढ़ सकते हैं या इसको हाइड्रोजन पढ़ सकते हैं। बाई पढ़ोगे तो सोडियम बाईसल्फेट, अगर हाइड्रोजन पढ़ोगे तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। लेकिन ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो है ये अभी भी अभिक्रिया कर सकता है। देखो कैसे अभिक्रिया कर सकता है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट अभिक्रिया एक बार और कर सकता है। किससे अभिक्रिया कर सकता है, NaCl से। लेकिन बेटा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaCl से नॉर्मली 420 केल्विन टेम्परेचर पर अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए आपको टेम्परेचर रखना पड़ता है हाई, तकरीबन 820 केल्विन टेम्परेचर। देखो एक ये भी बात है, आप पॉइंट टू पॉइंट टेम्परेचर को बिल्कुल कवर करते ना घूमें कि आप बिल्कुल पूरा बता करके आओगे कि 420 केल्विन ही टेम्परेचर था, आप बता करके आओगे कि 820 केल्विन ही टेम्परेचर था, क्योंकि अभिक्रियाएं बहुत सारी हैं आपके कोर्स में, आप शायद टेम्परेचर को याद ना रख पाओ। तो ध्यान ये रखना है, यहाँ पर लिख देना है गर्म करने पर और यहाँ पर लिखना है उच्च ताप पर, कि जिस टेम्परेचर पर यह अभिक्रिया हुई उससे हाई टेम्परेचर पर अभिक्रिया होगी। वैसे भी बेटा जब कभी भी अभिक्रिया दूसरे पद में पूरी हो रही होती है, उसको पहले पद से ज़्यादा ही टेम्परेचर चाहिए होता है। जानते हो, अगर इतने टेम्परेचर पर अभिक्रिया पूरी हो जाती तो पहले ही पद में कंप्लीट हो गई होती। दूसरे पद में अभिक्रिया को करवाना पड़ा, इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा दिया गया तब यह अभिक्रिया हुई। और अभिक्रिया करने का तरीका बेटा क्या, देखो ये H फिर से एक बार अभिक्रिया करेगा Cl के साथ, समझ पा रहे हो ना। H अगर फिर से Cl के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो फिर से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, और मैं देखता हूं कि इस बार मेरे पास क्या बचा है, तो मेरे पास Na बचे हैं 2 और साथ में लिखा हुआ है SO4। तो इसको ऐसे भी लिखे सकते हैं कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अच्छा, इस अभिक्रिया को जिसको आपने 2 टर्म से इस अभिक्रिया को कंप्लीट किया है, मैं ऐसा मानूंगा कि ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकेंड टर्म था, और इन 2 टर्म से आपने इस अभिक्रिया को कंप्लीट की। इसे आप एक साथ भी लिख सकते थे। कैसे, यहां देखो स्टार बना के लिखे देते हैं। इन दोनों ही पदों को एक साथ लिखते हैं। इन दोनों ही पदों को कैसे एक साथ लिखोगे, ध्यान रखना NaCl, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो इस बात को पाओगे। NaCl आपने 2 मोल यूज किए हैं,
पहला NaCl का मोल फर्स्ट टर्म में, दूसरा NaCl का मोल सेकेंड टर्म में। मैंने 2 NaCl ले रखे हैं पहले से, और इसकी अभिक्रिया करवानी है H2SO4 से। बेटा देखो जरा H2SO4, देखो H2SO4 ही तो लिखा है, और अभिक्रिया करवाओगे इस बार 820 केल्विन टेम्परेचर पर। अभिक्रिया का टेम्परेचर ना याद हो, उच्च ताप पर आप लिख सकते हैं। और बेटा अभिक्रिया कैसे होगी कि Cl अभिक्रिया कर लेगा H से, देखो 2H 2Cl के साथ अभिक्रिया करेगा तो बना लेगा 2HCl। गैस है तो तीर का निशान ऊपर की ओर कर सकते हो, और मेरे पास बचता है Na2, 2 बार Na और 1 बार SO4, तो आप लिख सकते थे Na2SO4। तो या तो आप ये 2 पद लिख कर आते तो आपकी अभिक्रिया में प्रयोगशाला विधि को सही माना जाता, और या फिर आप केवल ये सिंगल टर्म लिख के आ जाते तो भी आपकी विधि जो थी वो वैसी ही थी जैसे आपने 2 लाइनों में ऊपर कंप्लीट की है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा भी कि HCl या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को कैसे बनाया जाए, आपके पास तरीका है। एक और विधि है बेटा जिससे आप हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? तो मैं सेकेंड विधि को हेडिंग बना देता हूं, हाइड्रोजन व क्लोरीन के संयोग से। कहता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से भी आप HCl गैस को बना सकते हो। अभिक्रिया देखो मैं यहां लिखे देता हूं, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2Cl2, और बेटा उसे उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो H2 और Cl2 के मिलने से बनेगा 2HCl। लेकिन ये भी बेटा एक प्रकार की क्या है? गैस। तो इस प्रकार से आप एक और विधि है जिससे आप HCl अर्थात हाइड्रोजन क्लोराइड को क्या कर सकते हो? बना सकते हो। तो ये तो 2 विधियां हो गई हाइड्रोजन क्लोराइड को बनाने की। अभी बात करेंगे कि हाइड्रोजन क्लोराइड के भौतिक गुण क्या क्या है। तो मैंने नेक्स्ट हेडिंग देखो डाल रखी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। आखिर HCl के क्या क्या गुण है? देखो ध्यान रखो इस बात को, ये HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है। कोई भी व्यक्ति इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मत समझना अभी के लिए। अभी के लिए बस इतनी बात ध्यान रखो कि ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, और उस गैस के अगर भौतिक गुण लिखने का नंबर आए तो पहले नंबर पे मैं लिखूंगा यह श्वेत रंग की धुआं जैसी गैस है, या ऐसा कह सकते हैं ये धुएं जैसे रंग वाली गैस होती है। श्वेत रंग का धुआं उत्पन्न करती है ये गैस। अच्छा, एक तो सबसे पहले बात इसको याद रखेंगे, श्वेत रंग का धुआं जैसा उत्पन्न करने वाली गैस। सेकेंड नंबर पे एक बेटा और देखो, यहीं लिख देते हैं। सेकेंड नंबर पूछता है ये महक में कैसी होती है? तो तीक्ष्ण गंध देती है, सूंघने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो एक और नंबर इस पे लिखेंगे, इसकी गंध तीक्ष्ण होती है। अच्छा, इस बात को भी ध्यान रखने वाली थोड़ी बात है, कई जगह किताबों में या टीचर ने आपको लिखा है वह तीक्ष्ण गंध। तीक्ष्ण गंध का मतलब होता है एक तो गंध जो है वो बहुत ज्यादा है, और दूसरा इसको ऐसे ही बोल सकते हैं अप्रिय गंध, बिल्कुल भी अच्छी ना लगने वाली गंध होती है। तो जब भी किसी गैस की गंध बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, आप उसको बता देते हो अप्रिय गंध है, या कैसी गंध है? तीक्ष्ण, बिल्कुल भी अच्छी गंध नहीं है। अच्छा, एक नंबर और इसके भौतिक गुणों में से लिखते हैं यहां, यह शीघ्रता से द्रवित हो जाती है। द्रवित का अर्थ जानते हैं ना? द्रवित हो जाती है। द्रवित होने का अर्थ है अगर आप इसको ठंडा करोगे जल्द ही क्या हो जाएगी? द्रव के रूप में बदल जाएगी। अच्छा, इस बात को तो आपने पहले भी पढ़ रखा है कि वही गैस जल्दी द्रवित हो जाती है
जिसके लिए क्रांतिक ताप का मान अधिक होता है। तो जिस गैस, क्योंकि इस गैस का क्रांतिक ताप पहले से ही अधिक होता है और क्रांतिक ताप अधिक होने के कारण आप इस गैस को बहुत ही जल्दी द्रवित कर सकते हैं अगर इसे ठंडा कर दिया जाए तो। एक नंबर और याद रखेंगे इसमें से, 4th नंबर है लास्ट, कि अधिक ठंडा करने पर यह श्वेत ठोस में बदल जाती है, यह श्वेत रंग के ठोस में बदल जाती है। श्वेत रंग या श्वेत ठोस में बदल जाती है। बेटा वैसे तो 4 बहुत हैं, लेकिन एक और बात लिख सकते हैं इसमें से। 5वां मुझे क्योंकि अभी याद आ रहा है, उसको भी लिख लेते हैं। यह जल में घुलनशील है। घुलनशील को आप विलेय भी लिख सकते थे। अगर इसको जल में घोला जाएगा तो यह आसानी से जल में क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। तो बेटा इतने भौतिक गुण तो आपको तैयार रखने हैं। तो बेटा ये भौतिक गुण तैयार करके जाइएगा। इनमें से कुछ गुण जो हैं वो अपने आप में एक क्वेश्चन के आंसर हैं। जैसे कोई पूछ लेता है, कहता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस शीघ्रता से द्रवित हो जाती है, तो इसमें लिखा हुआ हाँ शीघ्रता से द्रवित हो जाती है। पूछता है क्यों शीघ्रता से द्रवित हो जाती है, आपको आंसर दे के आते हैं क्योंकि इसका क्रांतिक ताप कैसा है, उच्च है। और जिस गैस का क्रांतिक ताप जितना ही ज्यादा है वो गैस उतनी ही जल्दी द्रव के रूप में बदल सकती है। लेकिन कब द्रव के रूप में बदल सकती है, जब गैस के टेम्परेचर को क्रांतिक ताप से कम किया जाए और गैस पर बाह्य दाब आरोपित किया जाए। भाई गैस कोई भी द्रव के रूप में तब बदलती है जब उसके टेम्परेचर को कम किया जाता है और दाब को बढ़ाया जाता है। सामान्य रूप से एक स्थिति में याद करवा देता हूं बच्चे को, निम्न ताप और उच्च दाब पर। ताप कम करना है और दाब कैसा करना है, ज्यादा। किसी भी गैस को आप क्या कर सकते हो, द्रव के रूप में बदल सकते हो। तो आपको भौतिक गुण यहां से तैयार कर लेने। अब कुछ चलेंगे रासायनिक गुणों की ओर। हाइड्रोजन क्लोराइड के कुछ रासायनिक गुण पढ़ लेते हैं। तो भैया मैं लिखे देता हूं कि अब हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पर। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला गुण तो ये लिखें कि आखिर जब आपने लास्ट में लिखा कि यह जल में घुलनशील है, तो HCl गैस जल में घुलकर अभिक्रिया कैसे करती है। देखो मैंने यहां हेडिंग भी लिख रखा है, जल से क्रिया। अब देखो जल से अभिक्रिया क्या है कि इसकी अभिक्रिया को बच्चे 2 प्रकार से लिख सकते हैं। पहला प्रकार ध्यान देना, देखो आपने HCl को लिखा और तीर के निशान के ऊपर आपने लिख दिया क्या, जल। कि जैसे आपने जल में HCl को डाला, जैसे ही जल में HCl को डाला बेटा H अलग हो गया पॉजिटिव फॉर्म के रूप में, आयन के रूप में, और Cl अलग हो गया निगेटिव आयन के रूप में। आप तो ये विक्रिया पहली दिखा सकते हो कि HCl जल में घुलते ही अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, क्योंकि बेटा HCl जल में घुलकर H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है। हम इसलिए कह सकते हैं HCl प्रकृति में कैसा होता है, अम्लीय। लेकिन इस बात को विशेष ध्यान रखना कि HCl गैसीय अवस्था में अम्लीय नेचर को नहीं दिखाता है। HCl तभी अपने अम्लीय नेचर को शो कर पाता है जब उसे कहां पर घुला जाता है, जल में। अब देखो यही अभिक्रिया क्या है, कुछ जगहों पर अलग प्रकार से लिखी है। अभिक्रिया मैं यही लिखूंगा, लेकिन उसको लिखने का तरीका क्या है कि हमारे पास था HCl और हमने उसको कहां पर घोल दिया, जल में। जैसे ही HCl को जल में घोला गया बेटा H+ आयन के रूप में, H+ आयन के रूप में जल से कनेक्ट हो गया। और जैसे H+ आयन के रूप में जल के साथ कनेक्ट हुआ, ध्यान देना पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या बनेगा, H3O+ और साथ में Cl-। अब कहेंगे सर जी H+ के फॉर्म में अलग होगा, तुम खुद सोच सकते हो H+ अगर ये बन के अलग होगा तो ये H+ इस H2 के O के साथ जुड़ेगा, तो H जहां 2 है वहां H कितना हो जाएगा, 3।
और क्योंकि प्लस चार्ज के रूप में अलग हुआ था तो प्लस चार्ज वहां लगेगा। Cl पर कैसा चार्ज रहेगा? निगेटिव। कहेगा इस अभिक्रिया में कोई डिफरेंस? भैया कोई अंतर नहीं, सेम अभिक्रिया लिखी गई है, अलग अलग तरीके से लिखी गई है। वैसे भी इस बात को ध्यान रखना कि HCl जब आयन में टूटता है तो HCl में से H पॉजिटिव आयन का साइज है बहुत छोटा, और जब किसी आयन का साइज बहुत छोटा होता है तो वो अपने आप को स्थायी बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए, टिकाऊ बनाने के लिए वो किसी न किसी परमाणु या परमाणु के समूह के साथ जुड़ जाता है। तो भैया इस बार जो H प्लस आयन अलग हुआ था उसने जल के अणुओं के साथ क्या कर लिया? अपना जुड़ाव बना लिया, ताकि जो H प्लस आयन जो टिकाऊ नहीं था वो जल के अणु के साथ चिपक कर कैसा हो जाए? स्थायी हो जाए। इन दोनों ही अभिक्रियाओं में इस बात को अगर याद रख सकते हो तो याद कर लो, नहीं याद रख सकते हो मत याद रखो इस पूरी अभिक्रिया के लिए भाई, क्योंकि अभिक्रियाएं दोनों ही सेम है। Ka की वैल्यू है वो 10⁷ है। अब कहोगे सर ये नया शब्द कहां से आ गया? तो भैया Ka का मतलब होता है वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक का मान है 10⁷, और 10⁷ अगर वेग स्थिरांक है तो ये तो वेग स्थिरांक का मान बहुत ही ज्यादा है, और वेग स्थिरांक का मान बहुत ज्यादा है ये इस बात को बताता है कि अभिक्रिया की गति है बहुत तीव्र। अभिक्रिया की गति बहुत तीव्र होने का मतलब HCl को जैसे ही घोलते हो वो तुरंत आयनों में टूट जाता है। HCl को जैसे ही पानी पर घोलते हो तुरंत आयनों में टूट जाता है। तो Ka का मतलब है वेग स्थिरांक, वैल्यू 10⁷, अर्थात वेग स्थिरांक का मान बहुत ज्यादा है, और वेग स्थिरांक का मान बहुत ज्यादा इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि HCl के आयन में टूटने की दर बहुत ही तीव्र है। अच्छा कहोगे सर इन सारी बातों से पता क्या चलता है? आखिर 10⁷ से हम ये जान गए कि अभिक्रिया तेजी से हो रही है, HCl तेजी से आयन में टूट रहा है, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि HCl एक प्रबल अम्ल है। यह भी ध्यान रखना, जो जितनी जल्दी से आयन में प्रोड्यूस कर पाएगा, जो जितनी जल्दी आयन में टूट पाएगा वो उतना ही प्रबल एसिड है। अगर 10⁷ अगर Ka की वैल्यू है, वेग स्थिरांक है, इसका मतलब HCl बहुत जल्दी आयन प्रोड्यूस करता है। क्योंकि HCl बहुत जल्दी आयन प्रोड्यूस करता है, ये एक कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। तो मैं यहां लिखे देता हूं, देखो इस बात को कि अगर कोई पूछता भी है कि HCl प्रबल अम्ल है क्यों, तो उसका आंसर क्या बता कर क्या होगे? देखो यहां पर आंसर लिखते हैं, क्योंकि HCl के आयनन, आयनन का मतलब होता है आयनों में टूटना, आयनन की क्रिया का वेग स्थिरांक भैया वेग स्थिरांक तो बहुत हाई जा रहा था, बहुत उच्च आ रहा था, अतः HCl एक प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर कभी भी आपसे पूछता है कि HCl एक प्रबल अम्ल है, आप इसको कैसे बताओगे? तो ये जो अभिक्रिया ऊपर लिखी इस अभिक्रिया को तो लिखोगे, और अभिक्रिया को लिखने के बाद आप उसके आंसर को भी दोगे इस प्रकार से कि आप कम से कम इस बात को रिप्रेजेंट कर सको कि HCl प्रबल अम्ल इसलिए है क्योंकि इसका वेग स्थिरांक ज्यादा है। हाँ, वेग स्थिरांक की वैल्यू नहीं याद कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, वेग स्थिरांक की वैल्यू को याद करना जरूरी नहीं है। ये बता दो कि वेग स्थिरांक हाई है, जल्दी से आयनों में टूटता है, ज्यादा आयन प्रोड्यूस करता है, इसलिए अम्ल प्रबल है। एक और अभिक्रिया याद रखेंगे, देखो इसकी, कहता है अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया देखो यहां पर मैं अमोनिया से अभिक्रिया लिख देता हूं। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, और बेटा अभिक्रिया करना है HCl से। तो जैसे ही अमोनिया की अभिक्रिया HCl से करवाओगे बेटा NH3 HCl के साथ टोटली जुड़ जाएगा और बना लेगा NH4Cl। तो NH3 और चौथा H यहां से मिल गया, बन गया NH4 और लास्ट में Cl। जानते हैं NH4Cl का एक तो नाम है अमोनियम क्लोराइड, और बेटा दूसरा नाम मैं यहां लिखे देता हूं, इसका दूसरा नाम है नौसादर।
और नौसादर भी एक ऐसा पदार्थ है जिसको आप कह सकते हो कि इसमें भी ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ऊर्ध्वपातन का गुण का मतलब है नौसादर होता तो सॉलिड है, लेकिन आप इसे जैसे ही गर्म करते हो ये द्रव रूप में बदले बिना सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब कहोगे सर नौसादर मिलता कहाँ है? तुमने इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों पर इस बात को देखा होगा कि जब इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों पर कोई उपकरण सुधारा जाता है, तुमने इस बात को ध्यान दिया होगा, उपकरण को सुधारने से पहले जब व्यक्ति टांका लगाता है तो उस टांके लगाने से पहले रांगे के तार को एक विशेष पीले कलर के पेस्ट में पहले डुबाया जाता है। तो वो जो पीले कलर का पेस्ट होता है, जानते हो वो क्या है? वही तो नौसादर है। अच्छा, नौसादर करता क्या है? तुमने देखा होगा जैसे ही टांका लगाया जाता है नौसादर भाप बन के उड़ जाता है, धुआं जैसा बनेगा उड़ जाएगा। नौसादर का टेम्परेचर होता है बहुत कम, ये बहुत ठंडा पदार्थ है और ठंडा पदार्थ उस गर्म टांके को शीघ्र ही ठंडा कर देता है और टांका तुरंत स्ट्रांग हो जाता है। तो टांके को तुरंत ठंडा कर उसे स्ट्रांग करने के लिए आप रांगे के तार को सबसे पहले टांका लगाने से पहले एक पेस्ट में डुबाते हैं और वो पेस्ट होता है काहे का? नौसादर का। और नौसादर का जो पेस्ट होता है वो बनाया जाता है दो पदार्थों से, पहला पदार्थ अमोनिया और दूसरा पदार्थ हाइड्रोजन क्लोराइड, क्योंकि ये गैसों से मिलकर बना होता है। जैसे ही आप नौसादर को गर्म करते हो ये फिर से कौन से रूप में बदल जाता है? गैसों के रूप में, और ठोस अवस्था से सीधे भाप में बदल जाता है। तो इस बात को भी बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अच्छा, एक और अभिक्रिया लिखेंगे। अगर HCl से करने की बात आती है, कहता है धातु से क्रिया। आखिर HCl जो है वो मेटल से रिएक्शन कैसे करेगा? अरे भैया किसी भी मेटल से अभिक्रिया करवाओ, लेकिन इस बात को ध्यान रखो मेटल जो है वो क्रियाशील ही होना चाहिए, अभिक्रिया करने में खुद माहिर होना चाहिए। जैसे मैं अभिक्रिया करवाता हूं सोडियम धातु की अभिक्रिया HCl से। अब कहोगे सर जी सोडियम धातु की अभिक्रिया HCl से करवाओगे कैसे बनेगा? तो देखो दो चीजें हैं, अगर इन दोनों चीजों में से किसी एक नियम को जानते हो भैया तुम अभिक्रिया कराने में माहिर हो। अब पहला तो ये जान जाओ कि अगर ये पदार्थ आयनों में टूटेंगे तो कैसे टूटेंगे, या ये बात जान जाओ। और या तो जान जाओ विद्युत रासायनिक श्रेणी का नियम कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर रखी धातु जो होती है वो हाइड्रोजन को उसके स्थान से क्या कर सकती है? हटा सकती है। तो इसका मतलब अगर सोडियम जाएगा हाइड्रोजन को हटा देगा और हाइड्रोजन की जगह खुद सोडियम बैठ जाएगा। सोचो Na अगर हाइड्रोजन की जगह पर बैठ जाएगा तो क्या बना डालेगा? NaCl, और किसको हटा देगा? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन गैस के रूप में अलग हो जाएगा। बैलेंस करना है अभिक्रिया को तो कर लो भैया, यहाँ 2 से यहाँ भी 2 से गुना और यहाँ भी 2 से गुना, अभिक्रिया बैलेंस है। वैसे बैलेंस का कोई मायने है नहीं अपने कोर्स में, अभिक्रिया लिखो, बैलेंसिंग के चक्कर में तो पढ़ो ही नहीं। एक और अभिक्रिया लिखाई जा सकती है, कहता है एल्यूमिनियम से अगर अभिक्रिया करने के लिए आ जाए तो भैया अभिक्रिया एल्यूमिनियम से भी करा दीजिए HCl की, लेकिन एल्यूमिनियम भी क्योंकि क्रियाशील धातु है हाइड्रोजन को हटा देगा और Al अभिक्रिया करेगा Cl से और बना डालेगा AlCl3 और अलग कर देगा कौन सी गैस को? हाइड्रोजन। हाँ, इस बात को देखकर बहुत लोग परेशान हो गए कि Al ने जब Cl से अभिक्रिया किया AlCl3 बन गया। अरे इसका भी नियम था, देखो यहां पर पढ़ लेते हैं, इसी जगह पढ़ लेते हैं। Al की संयोजकता है 3 और Cl की संयोजकता है 1, और मैंने कहा था जब दोनों के बीच में अभिक्रिया हो तो भैया Al की संयोजकता को क्लोरीन के चरणों में पहुंचा देना और क्लोरीन की संयोजकता को एल्यूमिनियम के चरणों में। Al 1 है, इसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं, तो AlCl3 बन के तैयार हुआ है। और वैसे भी आयन में भी तोड़ लेते हैं तो उससे भी आसानी से समझ जाते। इसको जल्दी से नोट करो। देखो अभी HCl का एक या ही 2 रासायनिक गुण बचा हुआ है, फिर इसके बाद अगले पदार्थ को पढ़ें। कौन सी बात अब पढ़ाएंगे? अभी क्या है, अगला रासायनिक गुण तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अम्लराज का निर्माण। सबसे पहले तो ये बात हर एक बच्चे को पता कर लेनी है कि आखिर अम्लराज का एक और नाम है, एक्वा रेजिया।
स्पेलिंग एक बार मिला लेना बेटा, विज्ञान के टीचर से अंग्रेजी की पूरी अच्छी स्पेलिंग की इच्छा कम करना। शायद मेरे ख्याल से RAZIA है, लेकिन अब हमने लिख दिया है, उसको देख लेना अपना आगे चल के, ठीक है। तो कहता है अम्लराज या एक्वारेजिया को आप कैसे बनाओगे। देखो ये बात तो सब लोग अभी भी तैयार कर लो। क्या है कि अम्लराज से बचकर कोई नहीं जा सकता है। जब मैं लिख भी देता हूं, देखो यहां क्या लिख देते हैं, जब HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, तो भैया दो अम्लों को आपको लेना है, एक HCl और एक HNO3 को 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, के अनुपात में मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। तो बनने वाला जो मिश्रण होता है, बनने वाला मिश्रण अम्लराज कहलाता है। तो इस बात को भैया बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लो। ये आपको देखने में जरूर लगता है कि 1.5 लाइन पर लिखी गई परिभाषा है, लेकिन अम्लराज की अगर परिभाषा कोई भी पूछ लेता है, किसी समय पूछ लेता है, या प्रैक्टिकल में ही कोई पूछ लेता है कि क्या आप एक्वारेजिया या अम्लराज को जानते हो, आप तुरंत बताइए कि बिल्कुल जानते हैं। आप HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अगर 1 और 3 के अनुपात में, देखो 1:3 का मतलब भी समझना, जो HCl है वो रहेगा 3 के रेशियो पर, और जो HNO3 है वो रहेगा 1 के रेशियो पर। अगर दोनों की अभिक्रिया कर अम्लराज को बनाने का भी सूत्र पूछ ले तो याद रखो ऐसे कुछ, मैं यहां अभिक्रिया लिखे देता हूं। HCl को 3 के अनुपात में लेना है और HNO3 को लेना है 1 के अनुपात में। देखो ऐसे याद रखो, ज्यादा अच्छा तैयार होगा। जिस पर 3 लगा है इसको 1 के अनुपात में लेना है, और जिस पर 1 लगा है उसको कौन से अनुपात में रखना है, 3 के अनुपात में। अब जो मिश्रण बनकर तैयार होगा उसे कहेंगे अम्लराज। देख लेते हैं कि मिश्रण कौन सा बनकर तैयार होता है। तो देखो मिश्रण में क्या क्या बनकर तैयार होता है। एक तो सबसे पहले बनकर तैयार होता है 2H2O, इसके बाद बनकर तैयार होता है NOCl, और लास्ट में बनकर तैयार होता है नवजात क्लोरीन। जानते हैं इनमें से जल तो सभी ने पढ़ रखा है, मेनली इस मिक्सचर में से उपस्थित इस कंपोनेंट को आप नाम दे देते हो अम्ल राज। थोड़ा सा याद रखना है आपको, बाकी अभिक्रिया लिख कर आए ये जरूरी नहीं है। अभिक्रिया में से मेन आपको क्या है, डिफिनीशन डिमांड करता है कि डिफिनीशन क्या है। मैंने लिख के दिखा दिया, आपकी इच्छा आप लिख कर आ सकते हो, आपकी इच्छा नहीं लिख कर आ सकते हो, लेकिन इस बात को जरूर बता कर के आना है आखिर अम्लराज बनाया क्यों गया। क्या तुम्हारी दुश्मनी थी जो तुमने अम्लराज को बना डाला। तो भैया इस बात को याद रखो, हमारे यहां कई प्रकार के एसिड पाए जाते हैं, लेकिन स्वर्ण धातु और प्लेटिनम जैसी धातुओं की क्रियाशीलता होती है बहुत कम। तो क्या होता है कि किसी भी अम्ल से ना तो स्वर्ण धातु अभिक्रिया कर पाती है और ना ही किसी अम्ल से अभिक्रिया कर पाती है प्लेटिनम की धातु। तो भैया अगर हम किसी भी अम्ल से इन धातुओं की अभिक्रिया नहीं करा पाते हैं तो हम उन धातुओं का कोलाइडी विलयन भी नहीं बना पाते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक्वारेजिया ना होता तो हम जानते थे कि ना तो स्वर्ण धातु को किसी घोल में घोला जा सकता है, किसी एसिड में घोला जा सकता है, ना प्लेटिनम की धातु को किसी एसिड में घोला जा सकता है। तो ना हम स्वर्ण का कोलाइडी विलयन बना पाते और ना हम चांदी की धातु का कोलाइडी विलयन बना पाते। अभी आपके दिमाग में आएगा ना बना पाते तो कौन सा दिक्कत हो गई थी। जानते हो फिर आप क्या होता प्रॉब्लम। एक प्रोसेस होता है जिसमें सोने और चांदी के नकली आभूषणों पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू सोने की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है।
और जब सोने की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है, अब क्योंकि उस धातु के ऊपर सोने की पतली परत चढ़ा दी गई है, आपको वो वस्तु देखने में बिल्कुल कैसी लगती? सोने के जैसी। जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग चेन वगैरह पर या अंगूठी पर सोने की परत चढ़वाते हैं। तो जानते हो सोने की परत कैसे चढ़ती है? पहले स्वर्ण धातु का कोलाइडी विलयन चाहिए। अब सोचो अगर अक्वा रेजिया ना होता तो स्वर्ण धातु का कोलाइडी विलयन कभी बना ना पाते, और कभी भी स्वर्ण धातु की पतली परत को किसी दूसरी मेटल के ऊपर न चढ़ाते, और वो डुप्लीकेट जो अंगूठी आती है उसका तो नामो निशान ना होता। तो स्वर्ण धातु की पतली परत को किसी दूसरे मेटल पर चढ़ाने के लिए जरूरी होता है कि स्वर्ण धातु का कोलाइडी विलयन बनाया जाए। और जानते हो स्वर्ण धातु का कोलाइडी विलयन किसी अम्ल के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। केवल और केवल अगर स्वर्ण धातु का कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है तो किसके द्वारा? अम्ल राज के द्वारा। तो जानते हो अम्ल राज का सबसे पहला और सबसे बेस्ट उपयोग अगर देखा जाए स्वर्ण, चांदी और प्लेटिनम धातु के कोलाइडी विलयन को क्या करने में? बनाने में। आप इस उपयोग को लिख सकते हो। तो अभी मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं भैया, इसको ध्यान रखना, जब उपयोग का नंबर आएगा तब इसकी बात करेंगे कि किस किस धातु के कोलाइडी विलयन को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। एक और बात देखो यहां लिखते हैं, आखिरी रासायनिक गुण है दुर्बल अम्लों के लवण से क्रिया। और इस अभिक्रिया में थोड़ा सा दिमाग अपना एक्स्ट्रा लगा लेना है। कहता है कि आपको कोई दुर्बल अम्ल लेना है और उस दुर्बल अम्ल का लाना है साल्ट। तो कहेगा दुर्बल अम्ल के साल्ट कौन कौन से हैं? तो भैया दुर्बल अम्ल के साल्ट दो प्रकार के होते हैं। देखो मैं यहां लिख भी दे रहा हूं कौन कौन से साल्ट दुर्बल अम्ल के होते हैं। एक तो सबसे पहले बात कार्बोनेट साल्ट, ये दुर्बल अम्ल के द्वारा बनाए जाते हैं। और याद रखना सल्फाइट साल्ट या लवण, ये भी दुर्बल अम्ल के बने होते हैं। एक और याद रखना नाइट्राइट लवण, ये भी दुर्बल अम्ल के बनाए जाते हैं। अगर कोई तुमसे कभी भी पूछे दुर्बल अम्ल के लवण कौन कौन से होते हैं, भैया जिनके नाम के लास्ट में कार्बोनेट लगा होगा वो सारे के सारे जो लवण हैं वो दुर्बल अम्ल के द्वारा बनाए गए हैं। जिनके नाम के लास्ट में सल्फाइट लगा रहेगा दुर्बल अम्ल के लवण हैं, और जिनके नाम के लास्ट में नाइट्राइट लगा रहेगा वो भी दुर्बल लवण है, दुर्बल अम्ल के द्वारा बनाए गए लवण है। जैसे मैं एक दो की बात करता हूं, मेरे पास पहला है दुर्बल अम्ल का लवण Na2CO3। जैसे मैंने देखा सोडियम कार्बोनेट, हाँ कार्बोनेट लवण है, दुर्बल अम्ल के द्वारा बनाया गया है। अभिक्रिया किससे होनी है? HCl से। देखो HCl से अभिक्रिया कैसे होगी इसको ध्यान रखना। वैसे भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो, 2 Na के साथ 2 Cl होने चाहिए तो ही तो अभिक्रिया होगी NaCl की। तो 2 Na ने 2 Cl से अभिक्रिया कर दी, बना लिया 2NaCl। अच्छा अगर 2 Na ने 2 Cl से अभिक्रिया की 2NaCl तो बन गया, बीच में जानते हो क्या बच रहा है? H बच रहा है 2 और CO3। तो भैया हम इसको लिखेंगे H2CO3। लेकिन एक बात को मैंने पहले ही बता रखा है तुम्हें कि अगर क्रिया में तुमको कहीं H2CO3 लिखना पड़ गया तो समझ लो ये आपसे पाप हो गया है, और इस गलती को आप क्या कर सकते हो? सुधार सकते हो। कैसे सुधार सकते हो? आप H2CO3 ना लिखकर आप H2CO3 को लिखोगे H2O+। क्या ये वाली बात अभी याद है तुम लोगों को? हमने 2-3 पदार्थ तुमको बताए थे और इस बात को बताया था कि H2CO3 कभी भी बन जाए तो H2CO3 नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि H2CO3 स्टेबल नहीं है, और H2CO3 की जगह पर हमें उसे 2 भाग में डिवाइड कर देना चाहिए। पहला H2O और दूसरा जानते हो क्या लिख देना चाहिए? CO2। अच्छा एक ऐसा ही अभिक्रिया और लिखेंगे CaSO3। अब जैसे ही मैंने नाम पढ़ा कैल्शियम सल्फाइट, अब देखो ये सल्फाइट लवण है, और क्योंकि सल्फाइट लवण आ गया है हम जान गए दुर्बल अम्ल के द्वारा बनाया गया लवण है, और अभिक्रिया होगी 2HCl से। और तरीका तुम भी अब जान गए हो कि Ca अभिक्रिया किससे करेगा? Cl से।
तो Ca अगर 2 Cl से अभिक्रिया करता है बनाकर तैयार करेगा CaCl2। अच्छा, अब मैं देखता हूं कि Ca ने जो Cl से अभिक्रिया कर ली है, हमारे पास क्या बचा है 2H और SO3, तो बचकर तैयार होता है H2SO3। बिल्कुल सेम कैटेगरी पे जाएंगे। H2CO3 बना था तो आपने उसको 2 भागों में तोड़ा, H2O प्लस CO2। आज H2SO3 बना है, इसको भी 2 भागों में तोड़ेंगे। पहला भाग रहेगा H2O और दूसरा भाग रहेगा SO2। कुछ बातों को ध्यान दे लो, देखो यहां से। वैसे तो मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को यह बात ना पता हो वो लोग ध्यान दो कि अभिक्रिया में H2CO3 अगर कभी भी लिखकर मिल जाए तो तुम इसको 2 भागों में लिखो, H2O प्लस CO2। इस प्रकार से उसको पहले से ही डिवाइड करके लिखो। अगर अभिक्रिया में तुमको कभी H2SO3 लिखा मिल जाए तो तुम इसको H2O प्लस SO2 लिखा दिखाई दो। अगर अभिक्रिया में तुमको कहीं H4Cl दिख जाए, आप तुरंत उसको NH3 और HCl लिख डालो। अगर अभिक्रिया में तुम्हें कहीं NH4HCO3 दिखाई पड़ जाए, आप इसको तुरंत ही NH3 प्लस H2O प्लस CO2 लिख डालो। तो कुछ बातें इतनी तो तैयार ही कर लो बेटा पहले से कि अगर अभिक्रिया में हमें ये बातें मिलती हैं, हम उसको तुरंत अपने हिसाब से तोड़ करके क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो जिससे क्या होगा कि अभिक्रिया में लेफ्ट साइड पे लिखा कोई भी कंपोनेंट बनता है, आप लेफ्ट साइड वाले कंपोनेंट को मत लिखें और उसकी जगह पर लिखाएं राइट साइड वाले कंपोनेंट्स को, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी लास्ट नंबर पे चलते हैं और पढ़ते हैं यूज क्या है या HCl के क्या क्या उपयोग हैं। अच्छा, उपयोगों के पर चले। पहला ही उपयोग अम्लराज बनाने में, जिसकी सहायता से स्वर्ण धातु, प्लेटिनम धातु और चांदी की धातु का क्या बनाया जाता है, कोलाइडी विलयन। तो सबसे पहला उपयोग है अम्लराज बनाने में, जिससे स्वर्ण धातु, चांदी की धातु और प्लेटिनम की धातु का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। तो एक तो ये बात याद रखोगे। अच्छा, HCl, एक और बात है कि HCl जो है ये एक तो एक अम्ल है। अम्ल के दृष्टिकोण से अगर ये एसिड है तो हम इससे बहुत सारे अन्य यौगिक भी बना सकते हैं। NH4Cl का निर्माण करने में, कोई पूछता है NH4Cl का निर्माण करते हो लेकिन इसका प्रयोग क्या है, तो प्रयोग बता दोगे। धातुओं पर टांके लगाने में या विद्युत उपकरणों में टांके लगाने में। एक और बात याद रखोगे कि अगर कोई पूछेगा HCl का क्या कोई और भी उपयोग है, अरे बिल्कुल उपयोग है। क्लोरीन के निर्माण में या क्लोरीन गैस के निर्माण में, ऐसी भी बात आप लिख सकते थे उसी समय। पूछेगा क्लोरीन का निर्माण में और क्लोरीन बनाकर करोगे क्या, तो उसको बात बताओ। क्लोरीन क्या करता है, जल को कीटाणु रहित बनाने में। तो इससे क्या होगा, आप ये भी जान जाओगे कि HCl से क्लोरीन गैस बनाई जाती है और क्लोरीन क्या करता है कि जल को कीटाणु रहित बना देता है। 3 उपयोग हो गए। एक और उपयोग लिख सकते हैं, चौथा उपयोग
प्रयोगशाला में, ये उपयोग तो सब जगह के लिए सही है। अगर ये उपयोग किसी भी केमिकल कंपाउंड के लिए लिखाते हो, ये तो कोई गलत ही नहीं कर सकता उपयोग, कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो इतने उपयोग बेटा आपको तैयार करके रखने हैं कि अगर कोई भी पूछता है कि HCl का क्या क्या उपयोग है, भैया HCl के इतने उपयोग हैं, इनको जल्दी से भैया नोट करो। अभी आगे एक और आर्टिकल रह जाता है कि हैलोजन तत्वों के जो ऑक्सी एसिड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसको तैयार कर लेते हैं। अभी क्या पढ़ना है, लिखा है हैलोजन के ऑक्सो अम्ल। अच्छा, इसी को ऑक्सो अम्ल को अगर अंग्रेजी में पढ़ें तो कहते हैं ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन। अच्छा, हैलोजन के द्वारा अगर ऑक्सो एसिड देखे जाएं तो 4 प्रकार के ऑक्सो एसिड बनते हैं। तो मैं सबसे पहले यही बात लिखे देता हूं। अच्छा, हैलोजन को X लिख सकते हैं, वैसे भी हैलोजन एलिमेंट को X लिखते हैं, और मैंने यही लिख रखा है कि मैं बार बार कहीं अगर हैलोजन शब्द आएगा तो हम उसकी जगह पर X को यूज कर लेंगे। तो ये इसका मतलब है हैलोजन और इसका मतलब है तत्व। 4 प्रकार के ऑक्सो अम्ल बनाते हैं। तो सबसे पहली इंफॉर्मेटिव बात तो अगर देखा जाए इस बात पर है कि जो हैलोजन एलिमेंट होते हैं वो 4 प्रकार के ऑक्सी अम्ल या ऑक्सो एसिड बनाते हैं। देखो, एक एक को पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले प्रकार का ऑक्सो एसिड मैंने ए पार्ट डाल रखा है। पहले प्रकार का ऑक्सो एसिड होता है HOX। इस प्रकार का ऑक्सो एसिड आपको मिलेगा। अच्छा, जानते हो H की जगह पर H, O की जगह पे O और X की जगह पर हो सकता है F, Cl, Br और I। अगर इस प्रकार के ऑक्सो एसिड को देखेंगे, सबसे पहली बात पूछ लेता है कि सर जी इसके नाम को कैसे पढ़ोगे। तो भैया इसके नाम को पढ़ेंगे, देखो ऐसे, हाइपो हैलस एसिड। कहोगे सर जी नाम तो मैं समझ गया कि हाइपो हैलस एसिड कैसे पढ़ोगे, सुनना देखो नाम। अगर HO के साथ Cl लिख कर आ जाए, हाइपो क्लोरस एसिड, ठीक है। अगर H के साथ बेटा देखो ऐसा लिख के आ जाए HOF, H की जगह H, O की जगह O और X की जगह पर किसको यूज कर ले, F को, तो हाइपो, और हैलस की जगह पर यूज करोगे फ्लोरस, और नाम के लास्ट में चलेगा एसिड। लिख लोगे ना नाम, प्रॉब्लम हो तो फिर सबका नाम भी लिखेंगे, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे HOBr। जानते हो क्या नाम हो जाएगा, हाइपोब्रोमस एसिड। और बेटा लास्ट में चलेंगे HOI, हाइपो आयोडस एसिड। तो आयोडस एसिड इस प्रकार से बोल दोगे। हाँ, कोई ऐसा भी पूछ सकता है इसके विषय में कि स्ट्रक्चर बता दीजिए सर जी। अरे भैया तुरंत स्ट्रक्चर बताते हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड X। अच्छा, ऐसा भी इसको लिख सकते हो अगर कोई लिखना चाहो, देखो ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। संकरण के बेसिस पर चित्र को बनाना पड़े तो एंगुलर बनाओगे। अच्छा, थोड़ा सा याद रखो, क्योंकि सर थोड़ी बातें तो हम बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। देखो क्या याद रखो, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बाहरी कक्षा में 6। 2 इलेक्ट्रॉनों ने तो क्या बना रखे हैं, बॉन्ड। तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन बच गए। अच्छा, हैलोजन में तो 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 7 होते हैं। एक ने बॉन्ड बना रखा है तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 6। अच्छा कहोगे सर जी इसमें से हम HOCl का कैसे बनाएंगे। अरे X को हटाओ, Cl को रख दो, HOCl का संरचना सूत्र बन गया। H को हटाओ, F को रख दो, HOF का संरचना सूत्र बन गया। तो इस प्रकार से किसी भी पदार्थ के संरचना सूत्र को इन चारों में से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, बी नंबर पर। दूसरा फॉर्मूला होता है HOXO, या इसी फॉर्मूले को एक और नाम से देखो ऐसे लिख सकते हैं HXO2। बात तो दोनों एक ही है और दोनों की बात एक ही है। इसको क्या कहते हैं,
तो बेटा इसका नाम पढ़ते हैं केवल हैलस एसिड बोल देते हैं, मतलब हाइपो बोलना ही नहीं है। और बेटा इस बात को याद रखना, हैलस एसिड हर एक प्रकार का हैलोजन एलिमेंट हैलस एसिड को बनाता नहीं है, केवल क्लोरीन ही एक ऐसा तत्व है जो हैलस एसिड का क्या करता है, निर्माण करता है। जानते हो इसका नाम क्या है? इसका नाम है, अच्छा इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, HClO2, दोनों O को एक साथ लिख दो। और इसका कोई पूछेगा नाम क्या है, क्लोरस एसिड। इसमें से यह ध्यान रखना कि फ्लोरस एसिड बनाकर तैयार मत करना, क्योंकि फ्लोरस वगैरह एसिड इस प्रकार के अम्ल द्वारा बनाए नहीं जाते हैं, तो जबरदस्ती उसको बनाकर तैयार मत कर देना। पूछेगा इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, अभी बताते हैं। देखो H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, और बेटा अभी एक O और है ना, तो भैया इस O को लगा लो कौन से बॉन्ड के साथ, डबल। अब देखो जरा O में तो 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे क्योंकि 6 थे, 2 ने बॉन्ड बना लिया। क्लोरीन में 7 थे, बॉन्ड बनाया है 3 ने, 2 ने यहां और 1 ने यहां, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे इस पर, 4। इस ऑक्सीजन पर 6। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, सी पार्ट। अगला नंबर है HOXO2, या बेटा इसी को लिख सकते थे HXO3। बात तो एक ही थी, O एक साथ जोड़ के लिख दो, HXO3 बन जाएगा। तो इस प्रकार से बनाया जा सकता है अगले प्रकार का एसिड। अच्छा इस प्रकार के एसिड का नाम पढ़ दिया जा सकता है, हैलिक एसिड कहते हैं। अब कहोगे सर जी हैलिक एसिड तो नाम बड़ा खतरनाक लिख रहा है। अरे बेटा कुछ भी खतरनाक नहीं, देखो लिखते हैं पहले फॉर्मूले फिर नाम पढ़ते हैं। HOClO2, अच्छा जानते हो HOClO2 को कैसे लिख सकते थे, HClO3। अरे भैया 2 O 1 O को दोनों को जोड़ के आखिरी में लिख दोगे HClO3 है। जानते हो इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरिक एसिड। देखो केवल हैलिक एसिड बोला है, इसलिए उसी के नाम पर रहेगा केवल केवल। और ये मत लिखना ना कि केवल क्लोरिक एसिड, भैया क्लोरिक एसिड लिख दो, काम खत्म। अगले नंबर पे देखो आ जाते हैं इसी वाले पर, HOBRO2, या इसी फॉर्मूले को लिख सकते हो HBRO3। जानते हो नाम क्या है, ब्रोमिक एसिड। लास्ट में एक और बोल सकते हो HOiO2, या फिर इसी को बोल सकते हो HiO3। इसको बोलते हैं आयोडिक एसिड। हाँ संरचना इसकी यार नहीं बनाई, तो संरचना देखो क्या है, इनमें से किसी एक की संरचना बना ली जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, X वाले के हिसाब से संरचना बना देता हूं, आप बाकी की संरचनाओं को ऐसे समझ लीजिए। H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड X, देखो संरचना यहां से उठाया करो, H के बाद O, O के बाद X, H के बाद O, O के बाद X। X में कितने O लगे हैं, 2, तो डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब देखो O पर तो 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 बॉन्ड ने तो 6 हो गए, 2 बॉन्ड बनाए हैं 6 हो गए। इस O पर तो 4 लिखने चाहिए, एक 2 3 4, इस पर भी 4, 1 2 3 4, 2 ने तो बॉन्ड बना लिए। अच्छा X पर बात करते हैं, थे 7 में से 1 ने इधर बॉन्ड बनाया, 2 ने वहां बनाया, 2 ने यहां बनाया, 5 ने तो बॉन्ड बना रखा है, तो मात्र 1 जोड़ा। लास्ट चलते हैं डी पार्ट पर। आखिरी प्रकार के ऑक्सी एसिड होते हैं HOXO3, या इसको लिखते हैं HO मत लिखो यहां, अब सब O एक साथ जोड़ के लिख दें HXO4। कोई पूछते हैं नाम इसका क्या है, परहैलिक एसिड।
और परहैलिक एसिड का मतलब है अगर Cl पर बनाया जाए HCl HOClO3, इसको लिख सकते हैं HClO4, नाम है पर क्लोरिक एसिड। दूसरे पदार्थ पर आ जाते हैं, अगर HOBrO3 बने बनाया, इसको कैसे लिख सकते हैं? H लिख सकते हैं, Br लिख सकते हैं, O4, नाम पूछेगा तो क्या है? पर ब्रोमिक एसिड। लास्ट वाले पर चलेंगे, आखिरी प्रकार से और बनाया जा सकता है HOiO3, या बेटा इसी को लिख सकते थे HiO4। जानते इसको क्या लिख सकते हैं? पर आयोडिक एसिड। स्ट्रक्चर बनाने का नंबर आता भैया, देखो स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, H सिंगल बॉन्ड O, 2 लोन पेयर, और यहां लिखते X, और X के बाद 3 O हैं। इन पर 4 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर। इस प्रकार से केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूले लिखते। हां, अगर याद करना चाहते हो एक बात याद और कर लो, इस जगह पर हैलोजन की ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +1। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है +3। इस फॉर्मूले में हैलोजन की ऑक्सीडेशन नंबर है +5, और इस फॉर्मूले में हैलोजन की अर्थात X की अर्थात FCl BRI की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो है +7। इतनी चीजों को तैयार रखो, इसमें से नोट कर लो, बाकी की पढ़ाई होगी कल।